आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रिय छात्रों, हमने पिछले वीडियो में हमारे चौथे यूनिट का अध्ययन करने के लिए शुरुआत कर दी थी, जिसका आज एक पोर्शन लेके मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ, जिसमें हमने पिछले वीडियो में अभिप्रेरणा का अर्थ, अभिप्रेरणा की संकल्पना, विभिन्न परिभाषाओं का अध्ययन किया तथा साथ ही साथ हमने अभिप्रेरणाओं के विभिन्न प्रकारों का भी अध्ययन किया। आज का हमारा उद्देश्य है कि हम हमारे इस वीडियो में अभिप्रेरणाओं का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, ये हमें आज जानना है। तो अभिप्रेरणाओं की विभिन्न परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात आपको अभिप्रेरणा क्या होती है ये समझ आ गया। और मैंने उस वीडियो में बार बार आपसे कहा था कि यहाँ अभिप्रेरणा भले ही हम पढ़ रहे हैं, छात्र जीवन में अभिप्रेरणा का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन हमें हमारी मानसिकता यह अभिप्रेरणा एक किसी विशिष्ट कार्यस्थली में किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अपने कर्मचारियों को दी जा रही है और उन कर्मचारियों पर उसका क्या परिणाम होगा तथा कर्मचारियों पे अभिप्रेरणा का प्रयोग करने के बाद उनके काम में बढ़ोतरी होने के बाद उपक्रम पे या संगठन पे उसका क्या परिणाम होगा, इसका मुख्य अध्ययन हमने करना है। तो इसीलिए आज जब हम अभिप्रेरणाओं का महत्व देख रहे हैं तो ये महत्व भी किसके आधार पे होगा या किसको हमने यहाँ पे दृष्टिक्षेप में रखना है, कर्मचारियों को और साथ ही साथ संगठन को। तो इसीलिए अगर हम अभिप्रेरणाओं के महत्व में पहला पॉइंट देखें तो वो है कर्मचारियों की कार्यक्षमता में बढ़ोतरी। अब जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि हमें पूरा ध्यान रखना है कर्मचारियों पे, तो अभिप्रेरणा का हम ये जो प्रबलन दे रहे हैं अभिप्रेरणा का, ये किसे दे रहे हैं, कर्मचारियों को। प्रबलन माने क्या, बार बार किसी चीज को करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, उसे प्रबलन कहते हैं, प्रूविंग कहते हैं। तो ये जब हम करते हैं तो जब किसी को बार बार कोई अच्छा काम करने के लिए हमने जो इतने सारे प्रकार पढ़े अभिप्रेरणा के, उन अलग अलग प्रकारों में से किसी एक प्रकार का चयन करके उस प्रकार की अभिप्रेरणा उस पर लगाना, कर्मचारियों पे उसका प्रयोग करना। जैसे सकारात्मक अभिप्रेरणा का कभी प्रयोग कर लिए, कोई अगर न मानने वाले लोग हैं, थोड़े आलसी प्रवृत्ति के हैं, तो वहाँ नकारात्मक अभिप्रेरणा का प्रयोग कर लिए। मतलब समयानुसार, परिस्थिति अनुसार हमें अभिप्रेरणाओं का स्वरूप बदलना पड़ता है। और जब अभिप्रेरणाओं का स्वरूप बदला जाता है तो उस बदलते स्वरूप के साथ जिसपे हम उस अभिप्रेरणा का या प्रेरक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, उस व्यक्ति पे उसका क्या परिणाम हुआ, ये भी हमने देखना जरूरी होता है। इसीलिए अभिप्रेरणाओं के महत्व में पहला पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, कर्मचारियों की कार्यक्षमता में बढ़ोतरी होना। अब प्रत्येक व्यक्ति की या हर एक व्यक्ति की काम करने की इच्छा और काम करने की क्षमता, ये दो अलग अलग बातें हैं। इच्छा होना अलग है और क्षमता अलग है। मान के चलिए आपकी खूब इच्छा है किसी काम को करने की, लेकिन आपकी शारीरिक मानसिक क्षमता नहीं है उसे पूरा करने की, तो क्या आप उस काम को पूरा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए काम करने की इच्छा और काम करने की क्षमता, ये दो अलग अलग यहाँ पे बातें ध्यान में लाई जाती है। तो जब सामान्य परिस्थिति का हम अवलोकन करते हैं तो सामान्य परिस्थिति में व्यक्तियों की काम करने की इच्छा कम होती है। एक्स टाइप के लोग हमें ज्यादा देखने मिलते हैं। तो जब काम करने की इच्छा कम है और इच्छा ना होने के कारण प्रेरक घटक की ही कमी है, तो इसीलिए उनकी क्षमता भी डे बाय डे कम होते जा रही है। ऐसे परिस्थिति में उनके क्षमता का सही प्रयोग करने के लिए हम वहाँ पे अभिप्रेरणाओं का प्रयोग करते हैं या अभिप्रेरण का प्रयोग करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं ताकि उनकी जो क्षमता है उसकी उन्हें प्रचीति हो, उन्हें उनकी मतलब क्या कहते हैं, उन्हें पता चले कि हम ये काम कर सकते हैं और उनके द्वारा वो काम किया जाए। तो इसीलिए अभिप्रेरणाओं का कार्य प्रभावी रूप से उस व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का वहाँ पे उसे याद दिलाना होता है, उसे उसकी क्षमताओं से अवलोकित कराना होता है कि तुम यह काम कर सकते हो। और उसके बाद जब कर्मचारी पूर्ण रूप से कार्य करने के लिए सज्ज हो जाता है, तैयार हो जाता है, तो तब वह जब काम करता है तो उसकी काम करने की कार्य क्षमता में हम बोल सकते हैं कि दोगुनी वहाँ पे बढ़ोतरी हमें दिखाई पड़ती है, या हम जिसको बोल सकते हैं कि पहले जितना वह कार्यरत रहता
तुलना में अभी ज़्यादा सक्रिय हो चुका है कार्य करने के लिए, और उसकी मानसिकता भी अनुकूलता में बदल जाती है। जो पहले नकारात्मक वृत्ति थी, नकारात्मक सोच थी, काम करने के लिए कम ये था, मतलब बड़ों उधर झुकाव कम था काम की ओर, ये जो सब नकारात्मक चीज़ें थी ये सकारात्मकता में तब्दील होती है, और उस कर्मचारी की कार्यक्षमता में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पैमाने पे हमें बढ़ोतरी दिखाई पड़ती है या वहाँ पे वृद्धि दिखाई पड़ती है। उसके बाद का जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है कर्मचारियों का दृष्टिकोण और प्रवृत्ति में अनुकूल बदल। अब कर्मचारियों का दृष्टिकोण और प्रवृत्ति में बदल में क्या आएगा, तो यहाँ हम डगलस मैकग्रेगर की जो एक्स एंड वाई थ्योरी का प्रयोग किए हैं, वहाँ पे हमने कर्मचारियों के प्रवृत्ति का अध्ययन किया है कि काम करने की वृत्ति, काम न करने की वृत्ति, काम मुझे चाहिए वाली वृत्ति, मेरे पास आया हुआ काम किसी को कैसे दे दूँ इसकी वृत्ति, किसी बिना डर और संकोचित भाव के काम करने की वृत्ति, तथा किसी के दबाव के नीचे दब के डर के नहीं करना है फिर भी डर के कारण करने की वृत्ति। ये हमने एक्स एंड वाई थ्योरी में जो अध्ययन किया है, उसी अध्ययन के आधार पे अब हम अभिप्रेरण जब प्रयोग करते हैं तो कर्मचारियों का दृष्टिकोण और प्रवृत्ति बदलते हुए यहाँ दिखाई पड़ता है। अगर मान के चलिए जो हमने नकारात्मक सोच वाले, आलसी प्रवृत्ति वाले मैकग्रेगर के थ्योरी में के जो लोगों के प्रवृत्ति का, दृष्टिकोण का, गुणों का, विशेषणों का अध्ययन किया है, अगर उसी का आधार लेके हम सोचें कि वैसे लोगों को अगर हम आर्थिक अभिप्रेरण दे दें तो मतलब उन्हें फाइनेंशियल बेनिफिट या मोटिवेशन हम प्रदान करें तो क्या उनकी काम करने की क्षमता बढ़ेगी, तो इसका जवाब है कि हाँ, उनकी काम करने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी, और उनकी जो मानसिकता है कि ये काम मुझे नहीं करना है या मेरी काम करने की इच्छा नहीं है, उसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है। तो इसीलिए अभिप्रेरणाओं के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि कर्मचारियों का दृष्टिकोण भी काम के प्रति, संगठन के प्रति, अपने वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति बदलता है, तथा उनके प्रवृत्ति में भी अनुकूल बदलाव होते हैं। जहाँ पहले पूरी परिस्थितियाँ प्रतिकूल थी, वहाँ अब कैसी हो गई है, अनुकूल हो चुकी है। तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे कर्मचारियों का दृष्टिकोण तथा उनकी प्रवृत्ति किसके कारण बदल रही है, विभिन्न अभिप्रेरणाओं के कारण या मोटिवेशन के कारण बदल रही है। जैसे मान के चलिए अगर कोई अपने क्लास में या अपने जब हम एक कक्षा में बैठते हैं तो उस कक्षा में बहुत ही बदमाश है जो पढ़ाई नहीं करता है, वैसा एक छात्र है, और उस छात्र को पढ़ाई नहीं करना ये उसका स्वभाव है, ये उसकी मानसिकता है कि मुझे नहीं करना, बट वो करना चाहे तो वो बहुत अच्छा काम कर सकता है, बहुत अच्छे से पढ़ सकता है। तो अगर प्राध्यापक ये पहचान ले और उसे विभिन्न प्रकार के अभिप्रेरण दे तो क्या अगर उसके दिमाग में वो बात समा गई कि अगर मैं कुछ अच्छा पढ़ लेता हूँ तो मेरी, अगर मैं पहले के शुरुआती 5 साल जो मेरे ज़िंदगी के अभी मैं मस्ती में गवा रहा हूँ, अगर इन 5 सालों को मैंने पढ़ाई में इन्वेस्ट कर दिया, अच्छे कामों में इन्वेस्ट कर दिया, अच्छी जगह इस समय का निवेश किया, तो मेरे आगामी 50 साल बहुत अच्छे से बीतेंगे। तो ये अभिप्रेरणा जो प्राध्यापक ने उसे अगले 50 साल का एक स्वर्ण चित्र उसके समक्ष प्रस्तुत किया है, इस स्वर्ण चित्र के कारण वो अपने इन 5 सालों को सही से व्यतीत करने में फिर से काम शुरू कर देता है। मतलब उसकी पहले की मैं नहीं पढ़ूंगा वाली सोच बदल गई, मेरे द्वारा कुछ अच्छा काम नहीं किया जा सकता ये बदल गया, उसका कक्षा में जो बैठने का नकारात्मक दृष्टिकोण था वो भी बदल गया। सेम चीज़ अब हम किस में प्रयोग कर सकते हैं, हमारे कर्मचारियों पे, कि जो काम करने के लिए आ रहे पर उनको काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, उनके काम करने को अगर उन्हें ज़बरदस्ती से कहा गया तो वो उतने अच्छे तरीके से वो काम नहीं करते। तो ऐसे समय में जब उन्हें अभिप्रेरणाओं का यहाँ पे प्रबलन उन्हें दिया जाता है, तब कर्मचारियों का दृष्टिकोण और प्रवृत्ति में अनुकूल बदल होते हुए हमें दिखाई पड़ता है, और उसके कारण उनकी कार्य क्षमता में भी बहुत ज़्यादा फिर से बढ़ोतरी होते हुए हमें दिखाई पड़ती है। क्योंकि पहले सब चीज़ों को ना कहते थे और अब हर चीज़ों को हाँ कह रहे, तो काम करने की उनकी क्षमता बढ़ गई, मतलब कार्य क्षमता में वृद्धि हो गई। तीसरा अगर हम यहाँ पे पॉइंट देखें तो कर्मचारियों का
उद्देश्य और संगठन का उद्देश्य में एक संगठन अभिप्रेरणाओं के कारण निर्माण होती है। अब कैसे? तो कर्मचारियों का उद्देश्य अगर हम ये मान के चले कि कम काम करना है, देखो यहाँ पे जो उद्देश्य दो भिन्न बताए गए हैं पहले, और फिर एक संगठन लानी है। तो कैसे लानी है वो हम देखते हैं कि पहले दो विभिन्न विभागों में उद्देश्य बढ़ गया, एक तो कर्मचारी का उद्देश्य और दूसरा संगठन का उद्देश्य। तो कर्मचारी के विभिन्न उद्देश्य क्या हो सकते हैं कि कम से कम काम मिले, मतलब ज्यादा काम न करना पड़े, वो कम काम करके ही ज्यादा से ज्यादा मजदूरी मिले, कारखाने में काम करने के लिए उसे सही परिस्थिति मिलनी चाहिए, मतलब उसके बाजू से उसके लिए जो सही है वो सब होना चाहिए। वही संगठन का उद्देश्य क्या होता है कि हमारे यहाँ आने वाला जो मानव संसाधन है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो ज्यादा से ज्यादा संगठन के लिए कार्यरत हो, कम पैसों में उनके द्वारा ज्यादा काम किया जाए, उनके द्वारा किए गए कामों के कारण संगठन को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। तो यहाँ पे जो उद्देश्य दिखाई पड़ रहे हैं, इन दोनों उद्देश्यों में एक भिन्नता दिखाई पड़ रही है। कर्मचारी अपना विचार कर रहा है, संगठन अपना विचार कर रही है, और ऐसे परिस्थिति में यहाँ पे हमें विविधता दिखाई पड़ रही है, उद्देश्यों में एक संगठता दिखाई नहीं पड़ रही है। तो फिर हम क्या करेंगे कि इन उद्देश्यों में एक संगठता की निर्मित करने के लिए या इन उद्देश्यों को सही से क्रियान्वित करने के लिए वहाँ पे जो कर्मचारी है, उन कर्मचारी और जो क्या कहते हैं हमारा संगठन है, इन कर्मचारी और संगठन के बीच जो विद्रोह निर्माण हो गया है, उद्देश्यों में जो विद्रोह निर्माण है, संघर्ष की निर्मित हो चुकी है, उस संघर्ष की निर्मित जो हुई है उसको कम करने के लिए हम कर्मचारियों की मानसिकता में यहाँ पे बदलाव कर सकते हैं या कर्मचारियों की मानसिकता बदल सकते हैं। और जब कर्मचारियों का दृष्टिकोण बदल गया कि मैं काम चोरी कब तक करूँगा, कम काम में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मुझे नहीं मिल सकते, बल्कि मैं ज़्यादा काम करके अच्छा अपना अगर यहाँ पे प्रदर्शन करता हूँ काम का, तो मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, मतलब उसके अगर हमने बुद्धि के कपाट खोल दिए, तो ऐसी परिस्थिति में जो भिन्न उद्देश्य निर्माण हो रहे थे संगठन तथा कर्मचारी के मध्य, उनके उद्देश्य एकजुट हो सकते हैं, वे एक संगठता से काम कर सकते हैं। और ये किसके कारण हुआ? अभिप्रेरणाओं के कारण। इसीलिए अभिप्रेरणा के महत्व में हमने देखा कि कर्मचारियों का उद्देश्य और संगठन का उद्देश्य में एक संगठता निर्माण होती है। उसके पश्चात जो चौथा यहाँ पे पॉइंट है वो है संगठन के प्रति निष्ठा अभिप्रेरणाओं के कारण निर्माण होती है। देखिए अभी अगर हम किताबी क्या इसकी पॉइंट बताया हुआ है वो न देखते हुए इसका जिंदा उदाहरण लेते हैं कि कोरोना काल में जब पिछले साल मार्च महीने में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया, उस संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान सब अपने अपने घरों में बैठ चुके थे, फंस चुके थे, वो कोई भी काम करने के लिए बाहर नहीं निकल सकते थे। ऐसे परिस्थिति में जिस संगठन में, जिस समूह में, जिस संस्था में वो व्यक्ति काम करता था, अगर उस संस्था ने उस समय उसके बारे में पूर्ण विचार किया कि ये व्यक्ति मेरे यहाँ जब सब सही था तब काम करके मुझे लाभ दिला रहा था, और आज ये जब घर में बैठा है तो इसके बारे में सोचना मेरा आद्य कर्तव्य है, और ऐसा सोच के अगर संगठन ने उन्हें उस कोरोना काल में जब वो घर में फंसे थे तब अगर वेतन दिया होगा तो उस कर्मचारी के मन में एक स्वयं प्रेरणा निर्माण होती है। वहाँ फिर संस्था नहीं बोलेगी कि तू आ और काम कर। जब अभी लॉकडाउन खुल चुका है और सभी लोग काम पे आ चुके हैं, तो जिन लोगों को तब संस्था ने अपने घरों में बैठ के वेतन दिया है वो लोग अभी खुशी खुशी वहाँ आके उस संगठन में आके काम करने के लिए तैयार है, वे कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक स्वयं प्रेरणा निर्माण हुई, एक अभिप्रेरणा उनके मन में निर्माण हुई कि उस समय हमारे संगठन ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, तो अब जब काम हम कर सकते हैं तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम अभी उनका साथ न छोड़ें। मतलब यहाँ पे जो निर्मित हुई है वो निष्ठा की निर्मित हुई है, कर्मचारियों के मन में अपने संगठन के प्रति निष्ठा निर्माण हुई। उसके बाद का पॉइंट है अनुपस्थिति और श्रम परिवर्तन में घट। अभिप्रेरणाओं के कारण क्या होता है कि जो कर्मचारियों की अनुपस्थिति का जो रेट है, जो दर है, उसमें कमी
कमी दिखाई पड़ती है। अभी अनुपस्थिति का दर क्या है या रेट क्या है, एब्सेंटी का रेट क्या है, तो इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बिना कारणवश बहुत बार छुट्टियां लेते हैं। घर में मौज मस्ती करनी है, ले ली छुट्टी, थोड़ा सा ही नहीं लग रहा, ले ली छुट्टी, कहीं जाना है, ले ली छुट्टी। मतलब ऐसे कारणों से अनुपस्थिति का प्रमाण, ऐसे जो अकार्यकुशल या कार्य क्षमता की कमी रहने वाले लोग हैं, इनके कारण अनुपस्थिति का प्रमाण हमें ज्यादा दिखाई पड़ता है। तो अगर हम उन्हें अभिप्रेरित करें, उन्हें काम करने के लिए प्रेरित करें, उनका काम में मन लग जाए, काम में रुचि निर्माण हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में अनुपस्थिति का जो प्रमाण है वो कम हो जाता है। और छात्रों यहाँ ध्यान में रखिएगा, दो बातें हैं, एक तो अनुपस्थिति और दूसरा श्रम परिवर्तन। अब अनुपस्थिति का रेट कैसे कम कर सकते हो मैंने बता दिया, श्रम परिवर्तन का रेट कैसे घटेगा या इसमें कैसे घटोतरी होगी। तो श्रम परिवर्तन क्या होता है कि जैसे आज मैं आपको एमपी पढ़ा रही हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ, अगर मैं बहुत दिनों तक ना आऊँ तो आपका सिलेबस पीछे चलेगा कि नहीं चलेगा, तब मजबूरन कॉलेज को ये सोचना पड़ेगा कि अगर हमें थर्ड ईयर बी के बच्चों का सही भला सोचना है तो उन्हें एमपी पढ़ाने के लिए किसी और का यहाँ पे हमें रखना जरूरी है, या किसी और प्राध्यापक को ये विषय वो देंगे कि ये पर्टिकुलर पोर्शन आप पूरा करके दीजिए। मतलब क्या हुआ, श्रम परिवर्तन। जो पहले कोई ये काम करता था वो उसको जिम्मेदारी दूसरे को सौंप दी गई। वैसा ही अगर कोई एक महत्व का कर्मचारी बार बार एब्सेंट रहता है या अनुपस्थित रहता है तो उसके जरिए उसका श्रम किसी और को लेना पड़ता है, तो श्रम परिवर्तन वहाँ पे होता है। तो ये भले ही दो अलग अलग बातें हैं, अनुपस्थिति और श्रम परिवर्तन, लेकिन ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्योंकि कोई अनुपस्थित है तभी उसका श्रम किसी और को दिया जा रहा है। तो अनुपस्थिति का प्रमाण अगर कम कर दिया जाए तो साथ ही साथ श्रम परिवर्तन का प्रमाण भी कम हो जाता है या उसका रेट भी घट जाता है। ये अभिप्रेरणाओं का महत्व है, क्योंकि अनुपस्थिति कैसे कम हुई, काम में रुचि निर्माण करने के कारण, और काम में रुचि किसके कारण निर्माण हुई, अभिप्रेरणाओं के कारण, मोटिवेशन के कारण। इसके बाद अंतिम पॉइंट जो है उद्योग में उत्पादकता में, उद्योग के उत्पादकता में बढ़ोतरी। अब देखिए जो श्रमिक है मतलब मानव संसाधन है वो अपना पूर्ण रूप से यहाँ पे दे रहा है, जो हमारी मतलब जो हम ये बोल सकते हैं कि पूंजी, श्रम, हमारा जो संगठन है, ये सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं, तो संगठन की उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी ही होगी। इसके अलावा जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स नहीं लिखे बट फिर भी आ सकते हैं, ऐसे में मैं आपको कुछ मुद्दे बता देती हूँ जो आप इसमें फिर से ऐड कर सकते हैं 6 में, क्योंकि अगर आपको 8 मार्क के लिए भी ये क्वेश्चन आता है तो कम से कम आपको 8 पॉइंट लिखने, तो मैंने 6 बोर्ड पे लिखे हैं और 2 मैं आपको ओरली बता देती हूँ। जैसे कि कर्मचारियों के मनोबल में बड़े पैमाने पे बढ़ोतरी होती है अभिप्रेरणा के कारण, क्योंकि मनोबल में बढ़ोतरी कैसी होगी, तो जब काम में रुचि निर्माण हो गई तो वहाँ पे एक अच्छे कामों का तांता निर्माण हो जाता है, एक श्रृंखला निर्माण हो जाती है कि मुझे अच्छा काम ही करना है। तो ये जो श्रृंखला निर्माण होगी, अगर एक बार इंसान को सफलता मिल जाए ना तो वो बार बार ऐसी ही सफलता पाने के लिए कार्य करता रहता है, और फिर जब निरंतरता उसके काम में आती है तो सफलताएं भी निरंतर मिलते रहती है। और एक बार सफलता मिल गई, 2 बार मिल गई, 3 बार मिल गई, तो हमारा जो मनोबल है, हमारा जो धैर्य है, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी होती है, और ये भी अभिप्रेरणा का एक महत्व माना गया है। इसके अलावा अगर हम देखें कि अन्य जो प्रबंधकीय कार्य है इनमें भी परिणामकारकता या उनकी परिणामकारकता में हमें बढ़ोतरी दिखाई पड़ती है कि अभिप्रेरणा एक प्रबंधन का कार्य है, और विशेष कार्य को करने के लिए जब अलग अलग प्रबंधन के स्तर पर लोग कार्यरत हो जाते हैं तो कार्य का नियोजन, संगठन, संदेश वहन, समन्वयन, नेतृत्व, संचालन एवं नियंत्रण, सभी बातों का सुचारू रूप से समन्वय किया जाता है या क्रियान्वयन किया जाता है। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि अन्य प्रबंधकीय कार्यों में भी हमें परिणामकारकता में बढ़ोतरी हुई भी दिखाई पड़ती है, और इसके पीछे भी जो कारक शक्ति होती है वो अभिप्रेरण होती है या मोटिवेशन होती है। तो छात्रों आज हमने यहाँ पर अभिप्रेरणा के जो विभिन्न हमने प्रकार पढ़े हैं, उन अलग अलग प्रकारों को हम कहाँ कहाँ या किस किस समय पर परिस्थिति अनुसार जब यूज करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तो उसका संगठन में क्या महत्व निर्माण होता है या संगठनात्मक बदलाव क्या होते हैं, इनका अलग अलग अभिप्रेरणा के महत्व के तहत हमने
घटनाओं के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे।